नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिलहाल दिल्ली की पिच पर अरविंद केजरीवाल मोदी के सामने हार गए हैं। जी हां, क्योंकि हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि दिल्ली का अगर कोई बॉस है तो वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज खुद कहा है कि केंद्र के अधीन मैं काम करता हूं, कहने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। यानी अरविंद केजरीवाल और मोदी के बीच की ये जंग में दिल्ली में आज हाई कोर्ट ने जो कहा है उससे केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की सरकार को फेल कराना चाहती है। मोदी जी के कहने पे अमित शाह जी करा रहे हैं, पर हो वहीं से रहा है। आपके पास समय नहीं है, आप जिद छोड़िए और दिल्ली पुलिस का कंट्रोल 1 साल के लिए दिल्ली सरकार को आप देके देखिए। बात बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उपराज्यपाल को कोसने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी हदें बता दी। साफ कर दिया कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के बिग बॉस हैं। दिल्ली के बॉस तो उपराज्यपाल ही हैं। अपने 194 पेज के फैसले में हाईकोर्ट ने कई अहम बातें कही हैं। संविधान के अनुच्छेद 239A के मुताबिक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 239AA के बाद भी दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बरकरार है। दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मंत्रिमंडल की सलाह और फैसले मानने के लिए बाध्य नहीं है। दिल्ली सरकार अगर कोई भी फैसला लेती है तो उसके लिए राज्यपाल की इजाजत लेनी जरूरी है। दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तबादले का अधिकार केंद्र सरकार को ही है। दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली का जो गवर्नेंस है वो आम स्टेट की तरह नहीं हो सकती है और ये नहीं भूला जाना चाहिए कि दिल्ली आज भी यूनियन टेरिटरी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करारा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज के अपने ऐतिहासिक आदेश से यह साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के पास वो तमाम अधिकार वैसे ही रहेंगे जैसे वो पहले से हैं। अब ऐसे में ये कहीं न कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच साफ हो गया है कि दिल्ली का बॉस एलजी ही होगा। दिल्ली सरकार ने 21 मई 2015 की केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार एलजी को दिया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में न सिर्फ दिल्ली सरकार को उसकी हदें बताई हैं, बल्कि उसके तमाम फैसलों को अवैध भी करार दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र के 21 मई 2015 के नोटिफिकेशन को सही ठहराया है। साथ ही एसीबी को लेकर केंद्र सरकार के 23 जुलाई 2014 की नोटिफिकेशन को भी सही करार दिया है। इस नोटिफिकेशन में केंद्र ने बताया था कि एसीबी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। हाईकोर्ट ने सीएनजी फिटनेस स्कैम और डीडीसीए में हुए वित्तीय घोटाले को लेकर बनाई जांच कमेटियों को अवैध करार दिया है, क्योंकि इन कमेटियों को बनाने में उपराज्यपाल की सहमति नहीं ली गई थी। दिल्ली सरकार ने तीनों बिजली कंपनियों में नॉमिनी डायरेक्टर की नियुक्ति की थी। हाईकोर्ट ने उसे भी अवैध ठहराया है। दिल्ली सरकार ने 12 जून 2015 को डीईआरसी को निर्देश दिया था कि बिजली कटौती पर उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस निर्देश को भी अवैध और असंवैधानिक बताया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के 4 अगस्त 2015 के कृषि जमीन का सर्कल रेट बढ़ाने वाले फैसले को भी अवैध करार दिया है। कोई भी नोटिफिकेशन था, कोई स्टैंप ड्यूटी बढ़ाई थी, कम की थी, कोई इंक्वायरी कमीशंस बैठाई थी, सीएनजी स्कैम था या डीडीसीए क्रिकेट को लेके था, सारी जो नोटिफिकेशंस थे कोर्ट ने रद्द कर दिए क्योंकि उसमें अप्रूवल एलजी का नहीं था। इसके साथ ही साफ हो गया कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन से जुड़े फैसलों में आखिरी फैसला लेने का हक केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, दिल्ली सरकार के पास नहीं। हाईकोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के पक्ष में आया है। फैसले के बाद एलजी डॉक्टर नजीब जंग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि वो केजरीवाल सरकार के कामकाज में दखल नहीं देते, बल्कि उनकी मनमानी पर सवाल जरूर उठाते हैं। ये किसी की जीत नहीं है। नजीब जंग केजरीवाल का कोई अस्तित्व नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी की बात है। मैं समझता हूं अगर 100 केसेस आप लें तो 99% तो क्लियर हो ही जाते हैं। हम जो मसले रोकते हैं वो 1% या 2% हैं जिसमें क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा हो, वो उनकी समझ पे है। हाईकोर्ट के फैसले को बीजेपी अपनी जीत के तौर पर देख रही है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली सरकार फैसले के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। पूनम शर्मा, मणिदीप शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। हाई कोर्ट का फैसला इधर आया, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बौखला गई। एक तरफ तो उनके तमाम नेता सामने आने लगे और उन्होंने कहा कि हम इस फैसले के साथ नहीं हैं, हम इसको चुनौती देंगे। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री विपश्यना कर रहे हैं इस वक्त, तो उनके बिहाफ पर एक तरह से समझ लीजिए कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी खांसी ठीक करने के लिए धर्मशाला में विपश्यना कर रहे हैं और यहां दिल्ली में हाईकोर्ट ने एलजी को दिल्ली का बिग बॉस करार दे दिया। हाईकोर्ट के फैसले से बौखलाए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने फैसले पर असहमति जताते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम इस फैसले से असहमत हैं और असहमत होने का अधिकार हमें संविधान में ही है। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट बॉडी है, जब केंद्र और राज्यों के बीच में इस तरह का कोई विवाद हो तो उसको सुलझाने के लिए, और इस देश में हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि इस फैसले से डेमोक्रेसी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला आया तो अचानक सियासी गहमा गहमी भी बढ़ गई। विपक्ष को केजरीवाल पर हमला बोलने का अच्छा मौका मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको क्या क्या अधिकार दिए हैं, क्या क्या कानून दिल्ली के चलाने के लिए हैं, और बार बार इन कानून को तोड़ना, बार बार इन कानून की अवहेलना करना, बार बार अपनी मर्जी से शासन चलाना, तो आज का दिन ये अराजकता वर्सेस जो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है उसके लिए एक बड़ी जीत है। जबरदस्ती कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है। अच्छी बात है कि हाई कोर्ट ने जो है समझा दिया है। अब हाई कोर्ट के समझने पे समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि समझ गए हैं। अगर ये लिखा है कि आप कोई कानून बनाने से पहले राय लेंगे, तो राय वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे, तो आपको उसे मानना चाहिए। आप कोई कानून अपने आप नहीं बना सकते, आपकी राय सुप्रीम नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले पर चोट खाई आम आदमी पार्टी के नेता सवाल उठाने लगे कि अगर दिल्ली में सब कुछ एलजी ही है तो फिर दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल सरकार को क्यों चुना। पूरी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से ये मानना है कि दिल्ली की विधानसभा अधिकार विहीन नहीं है, शक्ति विहीन नहीं है। संविधान ने इसको पर्याप्त शक्तियां दी हुई है। दिल्ली के लोगों के अधिकारों की लड़ाई उसको आगे बढ़ाते हुए हम राजनीतिक फ्रंट पे भी लड़ेंगे, कानूनी फ्रंट पर भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जहां आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही है, वहीं बीजेपी इसे अपनी जीत मानकर चल रही है। लेकिन कानून के जानकार और संविधान के विशेषज्ञ क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। जो भी हो, हाईकोर्ट के इस फैसले ने न सिर्फ दिल्ली सरकार के कई फैसलों पर ब्रेक लगा दिया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि एलजी और केंद्र सरकार को दरकिनार कर केजरीवाल सरकार मनमाने फैसले नहीं ले सकती। हिमांशु मिश्रा, मणिदीप शर्मा, कपिल शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। दरअसल हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक तरफ तो हदें बता दी है केजरीवाल सरकार को, तो वहीं दूसरी तरफ नजीब जंग के लिए ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि उन्हें ही दिल्ली का बॉस बताया गया है। क्या कह रहे हैं वो इस बारे में, सुनिए उन्हीं से। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद साफ हो गया कि कुछ मामलों में दिल्ली के बॉस एलजी हैं, केंद्र सरकार है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के एलजी नजीब जंग साहब। नजीब साहब, ये हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसमें कई मामलों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पुलिस की बात है, जमीन की बात है, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बॉस हैं। नहीं, देखिए, शब्द बॉस तो अनुचित है। हिंदुस्तान में कोई बॉस नहीं है, हमारे पास कोई राजे महाराजे नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा जो सूत्र है जिससे हमारी बुनियाद बनी है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर विजय हुई है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है। ये आपका मानना गलत है कि केजरीवाल साहब की हार हुई हो या नजीब जंग की जीत हुई हो, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी की प्रिजर्वेशन की बात है, और हाईकोर्ट ने केवल ये साफ किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से पढ़ा जाएगा। लेकिन केजरीवाल साहब पहले भी सवाल उठा रहे थे कि
एलजी काम नहीं करने देते हैं, केंद्र सरकार के इशारों में काम करते हैं। पहले भी ये तो साफ था कि कौन से अधिकार आपके हैं, कौन से उनके हैं। देखिए, मैं समझता हूं अगर 100 केसेस आप लें तो 99% तो क्लियर हो ही जाते हैं। हम जो मसले रोकते हैं वो 1% या 2% हैं जिसमें क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा हो। आखिर मामला क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि वो ऐसा बोलते रहते हैं कि एलजी साहब केंद्र के इशारों पे काम कर रहे हैं? उन्होंने एक शब्द भी इस्तेमाल किया जो कि जनरली देखा जाता है कि एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं मोदी के। देखिए, ये उनके ऊपर है। मैंने कभी किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और मैं मानता नहीं कि पब्लिक में इस किस्म की भाषा का उपयोग होना चाहिए। वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी भाषा वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक चीफ मिनिस्टर की होती है। एजेंट की जहाँ तक बात है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एलजी होते हैं ये प्रेसिडेंट के डेलीगेट ही होते हैं। तो मैं केंद्र का मुलाजिम हूँ, दिल्ली सरकार का मुलाजिम नहीं हूँ। आखिरी सवाल नजीब साहब, पिछले दिनों केजरीवाल साहब ने कहा कि हमारे एमएलएज को गिरफ्तार किया जा रहा है, जानबूझ के फंसाया जा रहा है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मोदी मुझको मरवा भी सकते हैं, उनको डर है। तो ऐसे हालात क्यों बने? नहीं, देखिए, ये तो बचपने की बात है कि कौन मरवा देगा और कौन नहीं मरवाएगा। और ये मैं फिर कहूँ कि ये भाषा अच्छी नहीं है। मैं नहीं समझता कि मुनासिब है कि इस किस्म की भाषा का उपयोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए किया जाए। मोदी जी की विशाल शख्सियत है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और मैं नहीं समझता कि वो उनके पास इन फजूल चीज़ों के लिए कोई गिरफ्तार करने की बात थी जंग साहब कि विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है एक करके, वो आप पुलिस गिरफ्तार कर ली क्योंकि पुलिस आपके अंडर है, होम मिनिस्ट्री के अंडर है। इसका सवाल आप पुलिस कमिश्नर साहब से पूछिए। मैं समझता हूं कि जब भी गिरफ्तारी होती है तो किसी वजह से होती होगी, क्योंकि पुलिस कानून से खेल नहीं सकती। कोर्ट में मसला जाता है, 3-3 दिन 4-4 दिन के लिए लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है। अगर कोई बात नहीं हुई होती तो जेल क्यों जाते? हाँ, जमानत होती है, जब 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब जमानत के लिए अपील होती है तो जमानत भी हो जाती है, लेकिन वो मुकदमे चलेंगे। अगर कोई कारण ना हो तो मुकदमा ही ना चले। थैंक यू, धन्यवाद। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आखिर उस बर्निंग प्लेन के वो आखिरी 90 सेकंड कैसे थे, कैसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला क्रू मेंबर्स ने। बहुत ज्यादा डर और खौफ में तो लोग थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ से निकलना कितना जरूरी है। कई लोग उनमें से अपना सामान निकालने लग गए, लेकिन इन स्पीच क्रू मेंबर्स ने बार बार उन्हें कहा, भागिए, पहले जान बचाइए। बहुत अच्छे से काम किया क्रू मेंबर्स ने, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को फौरन विमान से बाहर निकाल लिया गया सुरक्षित। हवाई जहाज के अंदर मचा हड़कंप। चलते प्लेन में जान बचाने की भगदड़। द बर्निंग प्लेन में यात्रियों की चीख पुकार। नब्बे सेकंड में प्लेन खाली करने का अल्टीमेटम। चलते प्लेन से यात्रियों को बचाने का लाइव वीडियो। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिस तरह से ये प्लेन आग का गोला बन जाता है और देखते ही देखते धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तस्वीरें देखकर लगता है कि इस विमान में सवार 282 यात्री आखिर कैसे बचे। सिर्फ यात्री ही नहीं, 18 क्रू मेंबर्स भी सुलगते प्लेन के क्रैश होने से पहले ही सुरक्षित बाहर निकल गए। ये वाकई सोच से परे है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं 90 सेकंड का वो लाइव वीडियो जिसमें प्लेन से सारे यात्रियों को बाहर निकाला गया। पायलट और क्रू मेंबर्स को यह पहले ही पता चल चुका था कि प्लेन के साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग का अलर्ट जारी हो चुका था, लेकिन किसी भी यात्री को इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में नहीं बताया जाता है। और जैसे ही प्लेन रनवे पर आता है, विमान के 10 इमरजेंसी गेट खोल दिए जाते हैं और यात्रियों को जल्दी से जल्दी उतरने के लिए कहा जाता है।
फिर प्लेन के अंदर जो कुछ होता है वो आप भी देखिए। क्रू मेंबर्स के पास वक्त बहुत कम था क्योंकि प्लेन में धमाके का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। ऐसे में कुछ यात्री अपने बैग और सामान उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रू मेंबर्स चिल्लाते हैं कि बैग छोड़ो, पहले जान बचाओ, प्लेन से जल्दी कूदो, प्लेन को जल्दी से खाली करो, वरना जान भी जा सकती है। Immediately, they also don't have this type of experience, no. So they were also not much aware. But immediately, they opened the evacuation this thing, all the doors. 90 सेकंड में पूरा प्लेन खाली करा लिया जाता है। सारे यात्री रनवे पर दौड़ने लगते हैं। जैसे ही पूरा प्लेन खाली होता है, उसके महज 1 मिनट बाद प्लेन में धमाका होता है और प्लेन तहस नहस हो जाता है। हम आपको बता दें कि इस प्लेन में कुल 282 यात्री थे, 18 क्रू मेंबर्स भी थे। प्लेन में फंसे कुल 300 लोगों में से 226 भारतीय थे। आप देख सकते हैं कि यात्री अभी रनवे पर भाग रहे हैं और पीछे प्लेन में आग लगी हुई है, काला धुआं उठ रहा है। प्लेन के सभी यात्रियों के लिए ये दहशत का सबसे बड़ा लम्हा था, क्योंकि मौत 300 लोगों से महज 1 मिनट दूर थी। No, we were inside the plane when the cabin when the smoke was there. Then immediately they evacuated. दुबई एयरपोर्ट पर प्लेन का इस तरह से आग का गोला बन जाना और धुएं के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो जाना वाकई डराने वाला था। जिस तरह से प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई, ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि सारे यात्री सुरक्षित बच गए। खैर, अंत भला तो सब भला। One fatality, it is actually one of the firefighters, a man at Dubai International Airport, but nothing from the people who are on board that aircraft, from a passenger and also from the cockpit and cabin crew. जानकार मान रहे हैं कि लैंडिंग गियर में खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आई और इतना बड़ा हादसा हो गया। आज तक ब्यूरो। और अब आइए आपको दिखाते हैं उफनती लहरों पर ऑपरेशन तालाब। मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे पर जब पुल गिरा, उसके बाद से जो हड़कंप मचा हुआ है। 22 लोग गायब, लेकिन अभी तक सिर्फ 7 शव बरामद किए गए हैं। अब अलग अलग तकनीक से लोगों को तलाशा जा रहा है। एक 300 किलोग्राम का बड़ा सा चुंबक, जिससे खोजने की कोशिश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए। मौत के इस पुल ने जिंदगियों को ऐसे निगला है कि सावित्री नदी की धारा में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, फिर भी पानी में बहे सारे लोगों का पता नहीं चल पा रहा। भारतीय वायुसेना से लेकर एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और कई प्राइवेट एजेंसियां सावित्री पर चप्पा चप्पा छान रही हैं। जहां तक सावित्री बही जा रही है, ऑपरेशन की तलाश भी बढ़ती चली जा रही है, उस उम्मीद के साथ कि मौत के पुल ने जिन्हें नदी में पलट दिया, उनकी कोई तो खबर मिले। फिर 34 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद पहला शव मिलता है, और वो भी पुल से 100 किलोमीटर दूर जाकर। इसके बाद दूसरा महिला का शव मिलता है पुल से 14 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन सावित्री में 22 लोग समाये थे और अब तक सिर्फ 7 लोगों के शव ही मिले। हम यहाँ इस वक्त सावित्री नदी में हैं। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बॉडीज़ लाई जा रही हैं। अब भी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है। ये 7वीं बॉडी है आज सुबह से जो मिली है। 100 किलोमीटर दूर तक बॉडीज़ पाई जा रही हैं। इस वक्त एनडीआरएफ की एजेंसीज हैं जिनको ये बॉडी कुछ 15 से 20 किलोमीटर दूर मिली है। इस जो ब्रिज गिरा है उससे अब इस बॉडी को हॉस्पिटल ले जाकर इसकी शिनाख्त की जाएगी। आज तक की टीम भी महाराष्ट्र में रायगढ़ के उस पुल के पास डटी है और ड्रोन कैमरे से सावित्री नदी का बहाव देख रही है। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि पुल किस एंगल से टूटा और नदी का बहाव कितना तेज है। आप भी ये खास तस्वीरें देख सकते हैं। ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सावित्री नदी किस रफ्तार से उफन रही है।
रायगढ़ के महाड़ में मंगलवार यानी 2 जुलाई की रात सावित्री नदी का पुल टूटा और पहला शव गुरुवार की सुबह मिला। पहला शव उस बस के ड्राइवर का है जो नदी में बह गई। ड्राइवर का शव पुल से 100 किलोमीटर की दूरी पर अंजारले बीच पर मिला, जबकि एक महिला का शव 14 किलोमीटर दूर केम्बुरली में मिला। 3 से 4 किलोमीटर नीचे डाउन साइड एक आइलैंड जैसा बन रहा है। हाँ। जैसे उस दिन उसके ऊपर पानी था लेकिन अभी कम हो गया। हाँ। तो वहाँ पे हमें बैग्स मिला, उसका डिटेल्स उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ था, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि वो ड्राइवर है। लेकिन जिस तरह से 100 किलोमीटर दूर ड्राइवर का शव मिला है वो उम्मीदों पर पानी फेरता है, क्योंकि महाड़ से महज 18 किलोमीटर दूर अरब सागर है। ऐसे में प्रशासन की चिंता यह है कि अगर पानी में डूबे लोग समंदर की ओर चले गए तो उनको तलाश कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन में एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कैसे पानी में मेटल डिटेक्टर के साथ कैमरा डालकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त हम लोग सावित्री नदी में हैं। जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है उस पर एक मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। ये मशीन्स को नीचे डालकर, ये मेटल नीचे डालकर, ये मैग्नेट से ये ट्राई किया जाता है कि कोई स्टील पे ये चीज़ चिपक सके। हम आपको बता दें कि 300 किलो की चुंबक से भी सावित्री नदी में तलाशी ली जा रही है, ताकि इस चुंबक के जरिए बसें और कारों की भी तलाश की जा सके। फिर भी बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही है और परेशान है वो लोग जिनके अपने सावित्री में डूबे हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी पानी कम है तो जल्दी से ढूंढना चाहिए, कोशिश करना। हम लोग 36 आवर्स से यहाँ पे खड़े यार, हम लोग सोए नहीं, जागे बैठे। प्रशासन का काम चालू है लेकिन अभी तक मिला नहीं कुछ बराबर, इसलिए हम बहुत तंग हुए। चिपलून से इतना है कि 1 घंटे का रास्ता इधर टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। चिपलून यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर है। सवा घंटा। इससे ये आशंका लगाई जा सकती है कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, इसके लिए हमें डर है। इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 12 रेस्क्यू बोट लगी हैं। 12 गोताखोरों समेत कुल 30 जवान ऑपरेशन में लगे हैं। पुल टूटने से नदी में 2 बसें, 2 कारें डूब गई थी। ऑपरेशन तलाश में मौसम भी बीच बीच में रोड़ा बन रहा है। खराब मौसम की वजह से कई बार विजिबिलिटी कम हो जाती है। मुस्तफा शेख के साथ पंकज खेलकर, रायगढ़, आज तक। ये तो सामने की बर्बादी अब देख रहे हैं आप। आइए आपको अंग्रेजों के जमाने के इस पुल का कड़वा सच बताते हैं। आज तक ने पूरी पड़ताल की है। पड़ताल सिर्फ इस पुल की नहीं बल्कि चश्मदीदों के जरिए वो बता रहे हैं असल में क्या हुआ था और क्यों ऐसी नौबत है। मुंबई टू गोवा हाईवे पर मौत का पुल आधी रात में ऐसे भरभरा कर गिरा कि अपने पीछे दहशत और मातम छोड़ गया। इस पुल की हकीकत यही है। मौत इस पुल पर झपट्टा मारने के लिए काफी पहले से तैयार थी। आखिरकार अंग्रेजों के जमाने का ये पुल जिंदगियों को अपने साथ ले ही डूबा। कैसे इस पुल ने लोगों को अपनी आगोश में ले लिया, आइए चश्मदीदों की जुबानी पूरी कहानी सुनते हैं। इधर से देख रहा था तो गाड़ी आती थी तो उसमें गिर जाती थी। तो 1-2 गाड़ी गिरी तो एक गाड़ी गिरी तो मेरे को अनुभव नहीं हुआ कि मतलब कि गाड़ी नदी में जा रही है। आती तो लाइट उधर बंद हो जाता था। एक बार देखा, दोबारा देखा तो गाड़ी आई, 4 व्हीलर था तो उसमें आके गिर गया। टाइम तो 11:35 का ही था। जिस पे हमने कॉल लगाया था 100 नंबर पे वो लगा ही नहीं। और उसके 5 मिनट बाद 5-7 मिनट बाद पुलिस आ गई। अपना उधर से काम चालू किया उन्होंने। और कोई किसी आदमी के शोर या ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, खाली गाड़ियों की हेडलाइट बंद हो रही थी, उससे आपने अंदाजा लगाया कि गाड़ियां ब्रिज में, नदी में गिर रही हैं। उधर कोई शोर गुल नहीं हो रहा था। जो इस पुल की हालत थी, एक दिन इस पुल को गिरना ही था। आज तक की टीम ने इस टूटे हुए पुल का बेहद करीब से मुआयना किया। चलिए आपको भी दिखाते हैं क्यों ये पुल भरभरा कर गिर पड़ा। क्या सिर्फ ये पुल जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं वो बहुत पुराने होने की वजह से, 70 साल से भी पुराने होने की वजह से टूट गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो तो एक कारण है ही, लेकिन उसके साथ साथ पुल का जो रख रखाव है उसमें भी लापरवाही हुई है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। इस इलाके के सांसद हुसैन दलवई बताते हैं कि उन्होंने कई बार सरकार को खस्ता हाल सड़कों और पुल के बारे में बताया था, लेकिन सरकार ने
एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। इसके बारे में बार बार फोन किया, मैं देवेंद्र फडणवीस को 3-4 लेटर लिखे, मैं गडकरी साहब को 3-4 लेटर लिखे कि इसकी मरम्मत तो करो। तो आप डेवलपमेंट का काम, 4 वेज होने का काम होता रहेगा, वो अभी आज प्रेस में आया कि जल्दी होगा ही नहीं। बात सिर्फ पुल के गिरने की नहीं है, बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि हादसा मंगलवार की रात 11:30 बजे के आसपास हुआ, जबकि रेस्क्यू का काम बुधवार सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। लोग कहां तक बहकर चले गए कोई अंदाजा नहीं है। अब सावित्री नदी उफन रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। ऑपरेशन तलाश के दौरान एनडीआरएफ की एक नाव ही पलट गई। सकते हैं किस तरह के चैलेंजेस एनडीआरएफ टीम्स और दूसरी जो यहाँ पे नदी यहाँ पे टीम्स आई हुई हैं वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि नदी का बहाव अभी भी बहुत ज़्यादा है और इसी तरीके के प्रयास जारी हैं कि जल्द से जल्द बॉडीज रिकवर हो सके, ताकि जो राहत कार्य कर रहे हैं एजेंसीज उन्हें भी राहत मिल सके। अब मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि पुल गिरने की न्यायिक जांच कराई जाएगी। आईआईटी के एक्सपर्ट्स को घटना स्थल पर भेजा जाएगा। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अंग्रेजों के जमाने का ये पुल जिनके लिए काल बनना था, बन चुका है। पंकज खेलकर और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, रायगढ़, आज तक। बुलंदशहर में 13 साल की उस मासूम बच्ची और उसकी मां के साथ जितनी भी विभत्स घटना घटी हो, लेकिन इस हैवानियत की वजह से उसका हौसला नहीं टूटा है। उस लड़की का कहना है कि वो ऐसा चाहती है कि एक आईपीएस अधिकारी बने और फिर उन हैवानों से अपना बदला खुद ले। जुलाई की रात बुलंदशहर में हाईवे के हैवानों ने उसकी असमत लूट ली, उसकी इज्जत तार तार कर दी, उसके शरीर ही नहीं दिलो दिमाग तक को जख्मी कर दिया। लेकिन सुन लो ऐ दरिंदो, 13 साल के उस मासूम की हिम्मत टूटी नहीं। उसमें लड़ने का जज्बा अब भी जिंदा है और वो तुम जैसे दूसरे हैवानों से बदला लेगी, इंसाफ करेगी, आईपीएस बनकर। जी हाँ, बुलंदशहर में गैंगरेप की शिकार लड़की ने पिछले साल 8वीं क्लास में 86% अंक हासिल किए थे और उसका लक्ष्य पढ़ लिख कर आईपीएस अधिकारी बनने का है। तो क्या हुआ कि उसका शरीर जख्मी हो गया। वो चाहती तो शायद ऐसा होता भी ना, क्योंकि वो जूडो कराटे जानती है, अपनी हिफाजत करना उसे आता है। वो तो हालात थे जिसने उसे उन हैवानों के आगे हार मानने को मजबूर कर दिया। कराटे वगैरह सीखती है, जाती है, सारा जानती है, लेकिन वहाँ पे जो है तमंचे के आगे किसी का आगे कोई क्या कर सकता है। और उसे धमकी दी गई कि अगर तुम कुछ कहोगे तुम्हारे पापा को गोली मार देंगे। बेटी को हिम्मत उसकी माँ भी दे रही है, जो कहती है कि दरिंदों को पकड़ो, उनके साथ इंसाफ हम करेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि दर्द होता क्या है। इसका हौसला यूं ही बना रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब आज सामने आए मीडिया के इन्हीं रेप के मामलों में बोलने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ बचाव की मुद्रा में नजर आए। कॉन्स्पिरेसी, साजिश की थ्योरी देखते, तभी तो उनकी पुलिस सोती रहती है। बहरहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।